भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण है। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण है। और हिंदी में वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। सर 2 प्रकार के होते हैं, 4 कैसे बता रहे हो? बिल्कुल 4 प्रकार से होते हैं। आप ये भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो या हिंदी को गहराई से अध्ययन कर रहे हो तो बिल्कुल 4 प्रकार के वर्ण होते हैं हिंदी के अंतर्गत। अब देखो कौन कौन से होते हैं, तो अच्छी तरह से देखो, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले होता है स्वर। स्वर होते हैं हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में दूसरा व्यंजन कह सकते हो आप, व्यंजन, स्वर, व्यंजन। स्वर व्यंजन के बाद में एक और अनुस्वार, अनुस्वार भी वर्ण है। और तीसरा चौथा विसर्ग। तो यदि आपसे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं तो बिल्कुल 4 वर्ण हैं। अगर 4 दे रखा है तो आप ऑप्शन 4 लगाएं, क्योंकि स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग ये हिंदी के वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब अपने जो मेन टॉपिक है जिस पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं उसको ले लेते हैं। मैंने कहा था वर्ण के अंतर्गत आज अपन स्वर के बारे में और स्वर भेद के बारे में अच्छी तरह से समझने वाले हैं। स्वर क्या, सबसे पहले तो स्वर है क्या, तो ध्यान से देख ले। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह में बिना किसी बाधा के मुंह और नाक से बाहर निकल जाती है, वो स्वर है। एक बार वापस देखें, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर मुंह में बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती, वो स्वर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फेफड़ों से हवा निकलती है, फेफड़ों से हवा निकलेगी, हवा बिना किसी रुकावट के, क्या है, बिना किसी रुकावट से, बिना किसी रुकावट के मुंह और नाक से, ये याद रखें, मुंह एवं नाक से बाहर निकल जाती है, नाक से बाहर निकल जाती है, बाहर निकलती है। और एक ध्वनि का उच्चारण होता है, बस वही स्वर है, ठीक है। और एक ध्वनि का उच्चारण होता है तो वो स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो समझ गए स्वर क्या है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर या फेफड़ों से उठकर मुंह में बिना किसी बाधा के मुंह एवं नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, वो स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाता है कि भाई स्वर हो गया, स्वर के भेद कितने हैं, तो इसके भेद देख लो। भेद, स्वर के भेद कितने हैं, बिल्कुल यहां से अपने रियल टाइम अच्छी तरह से समझने के टॉपिक शुरू हो जाते हैं। स्वर के भेद 2 हैं, ध्यान रखें। स्वर के भेद कितने हैं, 2। अब कौन कौन से हैं इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, फिर अपन इसको डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। स्वर के भेद है, एक तो प्रयत्न के आधार पर स्वर, ठीक है, और दूसरा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। इस पर अपन अध्ययन करेंगे। तो एक हो जाएगा प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर स्वर, प्रयत्न के आधार पर स्वर, ठीक है। और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। अच्छी तरह से देखना, यहां से हमेशा हर प्रतियोगिता परीक्षा में और स्कूली परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है, बस शर्त है आप इस वीडियो को ईमानदारी से पूरा देख लिया तो वो सवाल, वो प्रश्न आपका सही होगा, दूसरों का नहीं, ठीक है। तो प्रयत्न के आधार पर जो स्वर है उसको अपन 4 भागों में बांटा गया है, उसको अच्छी तरह से मैं एक एक करके आपको बता दूंगा। अब 4 भाग कौन से, अभी ऐसे ही देख लेते हैं, अभी आगे डिटेल में बता दूंगा। पहला आ जाता है इसके अंतर्गत मुख में जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं, तो वो मुख में जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर ये प्रयत्न के आधार पर आते हैं, ठीक है। तो वो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अग्र स्वर,
जो जीभ के आगे से बोला जाता है, एक होता है मध्य स्वर जो जीभ के मध्य से बोला जाता है, जैसे अ मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, हमेशा याद रखें, अभी डिटेल में समझाने वाला हूं मैं। और तीसरा पच स्वर, पीछे, जीभ के पीछे से बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा जैसे ओष्ठाकृति, होठ के आधार पर स्वर, ठीक है ना, उसका अपन अध्ययन करेंगे। ये ओष्ठाकृति के आधार पर, ये प्रयत्न में बता रहा हूं मैं, प्रयत्न के आधार पर स्वर कौन कौन से है, थोड़ा सा डिटेल करते फिर बिल्कुल लिखाऊंगा आपको। आप कह रहे हो सर बोल रहे हो लिखाऊंगा, बिल्कुल लिखाऊंगा मैं, एक एक चीज आपकी प्रत्युत्तर परीक्षा में एक भी प्रश्न में गलत नहीं होने दूंगा। बशर्ते मेरे साथ अंतिम समय तक आप जुड़े जरूर रहे, ताकि पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा। ये प्रश्न अधिकतर विद्यार्थी गलत करते हैं, आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपका सही होगा और मेरिट में आने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो देखो, ओष्ठ आकृति के आधार पर दो प्रकार के हैं, वृत्तामुखी यानी होठ गोल होकर, और अवृत्तामुखी, ठीक है। तीसरा प्रकार है इसमें प्रयत्न के आधार पर, वो है मुख्य आकृति के आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अपन इसमें अध्ययन करेंगे। वो भी 4 प्रकार के हैं, उसमें आते हैं सवृत, अर्धसवृत, ठीक है, विवृत और अर्धविवृत स्वर आते हैं। फिर आता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर में 3 प्रकार के हैं, जिसको ही अपन समझ लेते हैं कि स्वर 3 प्रकार के हैं, वो नहीं है, वो है दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और प्लुप्त स्वर, जिसे स्वर के भेदों में मान लिया जाता है। जबकि मुख्य रूप से स्वर के भेद 2 है, प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। तो इसको शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन लेंगे प्रयत्न के आधार पर स्वर को ले लेते हैं, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं, वापस देख लो एक बार। वर्ण के अंतर्गत आज स्वर का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने कहा स्वर 4 प्रकार के बता दिया मैंने, कितने प्रकार के बताए? 4। स्वर के भेद मैंने 2 बताए, एक प्रयत्न के आधार पर, इसको अच्छी तरह से देखें, प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा क्या बताया मैंने? उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। अब यहां से अपना मेन पॉइंट शुरू होता है प्रत्यक्ष परीक्षा और स्कूल परीक्षा में स्वर के बारे में, ठीक है। एक बार कुछ कमेंट में लिख रहे हैं स्वर, बिल्कुल स्वर 11 है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं स्वर कितने हैं। तो 11 है, ये याद रखना। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाली है, वो ध्यान रखें। 11 स्वर में कौन कौन से है ये मैंने बताया नहीं, तो चलो लिख लेते हैं। देखो, अ, आ, ठीक है, ओ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल 11 है। अब कुछ विद्यार्थियों की कंफ्यूज हो रहा है, मैंने जैसे ही स्वर लिखा आपको कंफ्यूज हो रहा है कि सर ये घृत जो अंग्रेजी से ग्रहण किया हुआ वो कैसे लिख रहे हैं। बिल्कुल आधुनिक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ऋषि के स्थान पर इसको लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें दोनों, ठीक है। 11 स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? ये ओ ग्रेट जो अंग्रेजी से हिंदी में आया हुआ है वो भी आजकल स्वर की गिनती में गिना जाता है, तो है, ठीक है। उसे ऋषि को अब स्वर नहीं माना जाता, इसे थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। इस प्रकार से ये 11 स्वर है और इसी का अपन अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। बिल्कुल कंफर्म रहे, आपको मैं सर्वोत्तम और बेस्ट देने की कोशिश करूंगा आधुनिक हिंदी व्याकरण के तहत, क्योंकि अपन संपूर्ण हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और मैं भी हिंदी का
विद्यार्थी रह चुका हूं, नेट सेट कर रखी है, सर्वोत्तम एमएड कर रखी है, तो आपको सर्वोत्तम देने की कोशिश करूंगा। ये आ अभी हिंदी स्वर में काउंट किया जाता है, ऋषि को हटा दिया गया है क्योंकि री ह की ध्वनि आती है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो अपन स्वर के अंतर्गत पहला ले लेते हैं। पहला देखिए आप, पहला अपन ले रहे हैं स्वर के भेदों में, स्वर के भेदों के अंतर्गत देखिए आप, पहला भेद है जो है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न, यहां से अपने टॉपिक शुरू होते हैं। प्रयत्न के आधार पर स्वर, प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार से है? तो मैंने जैसा बताया है, स्वरों के दो भेद हैं, एक प्रयत्न और एक उच्चारण स्थान के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद 4 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 4, इसे ध्यान रखें, प्रयत्न के आधार पर। और यहां से मुख्य अपना पॉइंट शुरू हो जाता है। पहला है इसमें, चौथे में सबसे पहला ले लेते हैं अपन, वो है मुख में जीभ की स्थिति के आधार पर। ध्यान रखें, कौन सा है? मुख में जिह्वा, जिसे आप जीभ भी कह सकते हैं, की स्थिति के आधार पर, की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर स्वर। यहां से अपने मेन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए शुरू हो जाता है टॉपिक। मुख में जीवा या जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार से है? तो ध्यान रखना, मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। तो जीभ में, मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर, यह प्रयत्न के आधार पर, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें पहला है वो हो जाएगा अग्र स्वर। कौन सा हो जाएगा? अग्र स्वर, यानी जीभ के आगे के भाग से बोला जाता है। जैसे आप बोल के देखो, ई, ए, आई। ठीक है, तो इसमें अग्र स्वर में हो जाएगा ई, ए और आई। ठीक है, अब दूसरा है मध्य स्वर। जीवा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में ध्यान रखें, एकमात्र मध्य स्वर जीभ की स्थिति के आधार पर है, वो है अ। ठीक है, और तीसरा है पक्ष स्वर, यानी जीभ में पीछे से बोला जाता है पक्ष स्वर। इसमें कौन कौन से आएंगे? अब जो बच गए हैं वो आप लिख सकते हो, आ, ओ, उ, ये हो जाएगा आ, ओ अंग्रेजी वाला, उ, ध्यान से देखोगे तो ये जीभ के पीछे से बोले जा रहे हैं, ओ, आओ। ठीक है, अब कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो यहां से ले लें, ये इंपॉर्टेंट है। ये मुख में जीवा या जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर है। 3 प्रकार से अग्र स्वर, जीभ में आगे से बोले जाते हैं, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। ठीक है, इसमें ऋषि नहीं लिया है, आप कंफर्म रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे अपन पढ़ रहे हैं स्वर। स्वर के भेद में पहला अपन ने ले रखा है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर, बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। प्रयत्न के आधार पर स्वर। अब प्रयत्न के आधार पर स्वर में मैंने आपको बताया है कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार से, जिसमें पहला प्रकार है उसका अध्ययन अपन ने कर दिया है, वो है जीभ में, मुख में जीभ की स्थिति के आधार पर। दूसरा है ओष्ठ आकृति के आधार पर। तो दूसरा देखिए अपन ने पहला कर दिया है, पहला हो गया अपने। अब दूसरा
दूसरा है ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर में देखें अच्छी तरह से, यहां से भी प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार प्रश्न बनता है, तो इसे भी आप ध्यान से जरूर देखें। ओष्ठ आकृति यानी होठ की आकृति के आधार पर। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर दो प्रकार से हैं, ये याद रखें। कौन कौन से हैं तो वो ध्यान रखें। ओष्ठ आकृति के आधार पर एक हो जाएगा वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। एक हो जाएगा वृत्तामुखी स्वर, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अवृत्तामुखी स्वर। अभी समझा दूंगा ये क्या है, ठीक है। वृत्तामुखी ये ओष्ठ आकृति के आधार पर, प्रयत्न के आधार में दूसरा पॉइंट ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। पहला वृत्तामुखी, तो वृत्तामुखी में क्या है, होठों की आकृति गोलाई वाली हो जाती है, होठ गोल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला वृत्तामुखी, पहला देखिए ध्यान से, वृत्तामुखी स्वर यानी होठ गोल हो जाते हैं। जब हवा निकलती है मुंह से तो होठ की आकृति गोलाई वाली हो जाती है। तो इसमें जैसे ओ, अंग्रेजी वाला ग्रीक, अंग्रेजी वाला जो ग्रीक है, अंग्रेजी वाला ग्रीक ओ, होठ की आकृति गोल हो गई। उ, उ, ओ, औ। और कौन सा हो जाएगा, उ, उ और ओ और औ, ठीक है। इस प्रकार से वृत्तामुखी के अंतर्गत ये 5 प्रकार से आएंगे जो ओष्ठ आकृति में आते हैं, ठीक है। आगे दूसरा अवृत्तामुखी का, मैंने अवृत्तामुखी, अवृत्तामुखी बस वही, इसमें होठों की आकृति पूरी गोल नहीं होगी। अवृत्तामुखी स्वर अपन अध्ययन कर रहे हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद, जिसमें दो है, वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। इससे पहले अपन ने मुख में जीभ की स्थिति के आधार पर अग्र, मध्य और पक्ष, इसको अच्छी तरह से याद रखें, परीक्षा में आता है। अवृत्तामुखी स्वर के अंतर्गत जब होठों की आकृति पूरी गोल नहीं होती है, अ, आ, ई, तो इसमें इससे बच के वो आ जाएंगे, इसमें कौन से आ जाएंगे, अ, आ, ई, अ, आ, ई, ए, आई, ए और आई, ये हो गए क्या, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस प्रकार से 11 स्वरों को अपन ने दोनों को वृत्तामुखी ओष्ठ आकृति में बांट दिए गए। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े, आगे प्रयत्न के आधार पर तीसरा है मुख आकृति के आधार पर। अब ये होठों की आकृति के आधार पर था, अब मुख की आकृति के आधार पर। तो आगे अपन ले लेते हैं, तीसरा देख रहे हैं अपन, तीसरा वो है मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर स्वर। अब मुख आकृति के आधार पर स्वर, ये ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे हैं स्वरों के भेद, स्वरों के, बार बार लिखा रहा हूं, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। स्वरों के भेद में पहला भेद अपन ने ले रखा है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर
स्वर के कितने भेद है, और उसी में अपन तीसरा देख रहे हैं मुखा। मैंने बताया था प्रयत्न के आधार पर 4 है, उसमें तीसरा है मुखा आकृति के आधार पर स्वर। और इसे मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं क्योंकि ये वेरी मोस्ट अच्छी तरह से याद कर लें। प्रतियोगिता परीक्षा या स्कूली परीक्षा, यहां से प्रश्न वर्ण के बारे में एक जरूर बनता है। अगर स्वर से बनेगा तो बिल्कुल मुखा आकृति के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, मुखा आकृति के आधार पर स्वर की गणना पूछी जाएगी, वो बिल्कुल यहां से ही पूछी जाएगी। ठीक है, तो मुखा आकृति के आधार पर, मुखा आकृति के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तो आपको ध्यान रखना है 4। अब मैं चारों को अच्छी तरह से डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। मुख्य आकृति के आधार पर 4 है। 4 में पहला देखें अपन, पहला हो जाएगा संवृत, संवृत स्वर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी मैं समझाने वाला हूं एक एक आपको पॉइंट के द्वारा अच्छी तरह से। ठीक है, अब आप पूछोगे, एक बार मैं लिख देता हूं सबको। दूसरा हो जाएगा अर्ध, अर्ध संवृत स्वर। अभी मैं आपको एक एक चीज अच्छी तरह से समझाने वाला हूं क्योंकि यहां से अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अर्ध, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। थंबनेल में विपरीत हो गया था, इसको विवृत पढ़ा जाए। ठीक है, और चौथा विवृत स्वर, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देख लें। इसको मैं अभी समझाने वाला हूं आपको अच्छी तरह से। ठीक है, मुख्य आकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के स्वर है और वेरी मोस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहां से अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। अब देखो, संवृत का मतलब होता है बंद। संवृत का मतलब क्या होता है, संवृत का मतलब होता है बंद। बंद क्या, मुख। ठीक है, अब यहां संवृत का मतलब होता है बंद। ठीक है, और विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। ये थोड़ा सा देख ले, खुला हुआ, खुला हुआ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अपन मुख्य आकृति के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं स्वरों का, तो क्या बंद होगा और क्या खुला होगा कहने का काम नहीं। ठीक है, मुख की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। और बाद में मैं आपको एक रेखा चित्र या डिजाइन के द्वारा इन सारों को अच्छी तरह से समझाने वाला हूं, तो वीडियो पूरा जरूर देख लें। ठीक है, तो अब इसमें संवृत स्वर क्या है, उच्चारण के समय जीभ की ऊंचाई इसमें अधिकतम होती है तथा मुख संवृत हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। उच्चारण के समय क्या होगा, उच्चारण के समय इसमें क्या होगा, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय जीभ की ऊंचाई अधिकतम होगी। जीभ या जीव्या ऊंचाई क्या होगी, अधिकतम होगी। ऊंचाई अधिकतम लिख देता हूं, अधिकतम होगी इसमें। और मुंह क्या होगा, बंद हो जाता है, मुंह बंद हो जाएगा, मुंह बंद, इसलिए इसको कहा जाता है, तो वो हो जाएगा संवृत स्वर। इसमें क्या होगा, उच्चारण के समय जीभ की ऊंचाई अधिकतम रहती है इसमें, तथा मुख है वो संवृत यानी बंद हो जाता है, जैसे ई, ई, उ, उ। ठीक है, तो ये संवृत में अगर आपको पूछा जाए कि संवृत कौन कौन से हैं, तो इसे आप जरूर याद रखें। संवृत ई, ई, उ और उ, ये 4 स्वर है वो संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, ई, ई, जीभ की ऊंचाई अधिकतम हो रही, ध्यान से देखो, ई, ई। ठीक है, उ, उ, हालांकि स्वर के अंतर्गत जीभ कहीं भी स्पर्श नहीं करती, ये जरूर ध्यान रखें। जीभ कभी भी
स्वर के अंतर्गत स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन आभास ऐसा होगा कि जीभ स्पर्श कर रही है। तो समृद्ध में क्या है, जीभ की ऊंचाई अधिकतम रहती है और मुंह बंद रहता है, ई उ उ, मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये समृद्ध है। उसके बाद में अर्ध समृद्ध, समृद्ध की तुलना में कम। अब इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सीधा सा है, अगला पेन ले लेते हैं अपन। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत समृद्ध से कम, समृद्ध से कम क्या है, जीभ की ऊंचाई थोड़ी कम रहती है इसमें। ठीक है, समृद्ध की तुलना में जीभ की ऊंचाई कम रहती है। ठीक है, और वही मुंह बंद। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अर्ध समृद्ध के अंतर्गत ए और ओ आता है। क्या आएगा, ए और ओ, ये दो है। ये ध्यान जरूर रखें, क्योंकि मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए अच्छी तरह से मैं इसको डिटेल में आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगला है विवर्त। विवर्त यानी खुला हुआ, जब मुंह सर्वाधिक खुला हुआ होता है। ठीक है ना, जब मुंह सर्वाधिक खुला हुआ होता है तो वो विवृत के अंतर्गत आएगा, और अर्ध विवृत के अंतर्गत कम। तो अपन थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, विवृत को ऊपर ले लेते हैं और अर्ध विवृत को नीचे ले लेते हैं। तो देखो, यहां ले लेते हैं अपन विवृत, विवृत स्वर, और यहां चौथा अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, तो विवृत स्वर में मैंने कहा है, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, इसे जरूर देख लें आप। विवृत का मतलब क्या होता है, खुला हुआ। विवृत का मतलब हुआ खुला हुआ। अब आप कहोगे सर क्या खुला हुआ, तो ध्यान रखना, प्रयत्न के आधार पर अपन मुख आकृति के भाग में बात कर रहे हैं। तो मुख आकृति खुला हुआ क्या रहेगा, मुंह ही रहेगा। तो मुख आकृति के अंतर्गत खुला हुआ मुंह है। तो क्या, जब मुंह सर्वाधिक खुला हुआ होता है, सर्वाधिक खुला, सर्वाधिक खुला, सर्वाधिक खुला मुंह। ठीक है, अब इसमें कौन सा होता है, तो सर्वाधिक खुला में कौन सा है, एक ही है। बोल के देखो आप, आ, तो आ क्या हो जाएगा, आ, और वो एक है। तो 4 2 6 और 1 कितने हो गए, 7, 7 हो गए। अब 4 और है, वो आ जाएंगे अर्ध विवृत स्वर। विवृत से कम खुला हुआ, इसमें क्या हो जाएगा, विवृत से, विवृत से अर्ध विवृत में क्या होगा, विवृत से कम खुला हुआ मुंह, कम खुला। ठीक है, ये विवृत से कम खुला हुआ मुंह, वो हो जाएगा अर्ध विवृत स्वर आ जाएंगे इसमें। अब इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान से देखो, अ, ओ, यही है। और देखो कौन सा है, अ, ओ, आई और औ। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 4 8 2 10 और 11। तो इस प्रकार से ये 11 पूरे स्वर हो गए। ठीक है, अच्छी तरह से देख लो। अभी आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि यहां से वेरी इंपॉर्टेंट, अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न यहां से पुटअप होगा। ठीक है ना, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत तुम्हारी है बस, ये जीत तुम्हारी है बस, अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो, अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। चलो आगे चलते हैं, अपन प्रयत्न के आधार पर देख रहे हैं, आगे चलते हैं। अपन पढ़ रहे हैं प्रयत्न के आधार पर,
स्वर, ठीक है, मैंने बताया था 4 प्रकार से। तो अब चौथा देख लेते हैं यहाँ पर प्रयत्न के आधार पर। चौथा मैंने प्रयत्न के आधार पर आपको बताया है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार से हैं, तो ध्यान से देखें। उच्चारण में लगने वाले प्रयत्न के आधार में चौथा, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, तो वो है 3, ठीक है ना। और इन्हीं तीनों को काफी मेरे विद्वान साथी गलतियां करते हैं, इसी तीनों को स्वर के भाग बता देते हैं कि स्वर 3 प्रकार से होते हैं। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कौन कौन से बताते हैं, तो देखो पहला बताते हैं हर्ष स्वर, ठीक है, अभी इनको देखेंगे। दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। ये 3 भाग बता दिए, लेकिन ये हिंदी के अंतर्गत काम नहीं आता है। ये संस्कृत का उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर का भाग है, हिंदी का नहीं। लेकिन एक बार अपन तीनों देख लेते हैं। उच्चारण में लगने वाले प्रयत्न के आधार पर देख रहे हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मैंने कहा 3, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, ठीक है। अब हर्ष स्वर के अंतर्गत क्या है, मात्रा में कम समय या बोलने में, उच्चारण में कम समय लगता है। तो थोड़ा सा हर्ष उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से हर्ष स्वर है, या एक ही मात्रा ऐसे भी कह सकते हो। तो उच्चारण में कम समय लगता है इसको, तो अ, ई, उ इसी का लगेगा, अ, ई और उ। तो ये कितने हो गए, 3, अ, ई और उ, ये हो गए अपने हर्ष स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, जैसा कि मैंने बताया, दीर्घ में क्या है, दीर्घ में हर्ष स्वर से दुगुना समय, इसमें दुगुना समय लगेगा, दुगुना समय लगेगा इससे, ठीक है। हर्ष स्वर से दुगुना समय लगेगा या डबल मात्रा लगेगी। इसमें कौन कौन से हैं, तो बचे हुए सारे हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। 8 इसके अंतर्गत आएंगे। अब कौन कौन से हो जाएंगे, आ, ठीक है, ओ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार से ये कितने हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 11, ठीक है। ये हो गया उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का विभाजन। प्लुप्त स्वर है वो संस्कृत में प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। इन दोनों से अधिक समय में बोला जाता है, क्योंकि अपन उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का विभाजन कर रहे हैं। तो हर्ष में कम समय लगता है, दीर्घ में हर्ष से ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हर्ष का दीर्घ बड़ा नहीं होता है, इसमें इससे ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। और प्लुप्त में इन दोनों से ही ज्यादा समय लगेगा। आपने देखा होगा प्लुप्त स्वर में, थोड़ा सा देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, उच्चारण में तिगुना समय कह सकते हो ज्यादा। और ये संस्कृत में सबसे पहले तो ये कहाँ काम आएगा, संस्कृत में काम में आता है, हिंदी में इसका कोई प्रयोग नहीं है, इसलिए अपन डिटेल में नहीं समझेंगे। आपने देखा होगा इसका उच्चारण है लंबा चलता है थोड़ा सा,
जैसे अपन जब प्रार्थना में होते हैं तो ये बोला जाता है ओम, तो ओ जो पहली स्वर ध्वनि है उसको लंबा खींचा जाता है और फिर व्यंजन को बोला जाता है। इसको बोल के देखो, ओम ओम, समझ गए। और इसे लंबा करने के लिए, जैसे इस ओ को लंबा करने के लिए ये 3 प्लुप्त स्वर की निशानी है, ये 3 लिखा जाएगा और फिर म। ये हो गए अपने उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 प्रकार के। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। हर्ष और दीर्घ स्वर कई बार पूछा जाता है। इस प्रकार से ये प्रयत्न के आधार पर हो गया स्वर भेद में। अब मैंने कहा था, आपको बताया था मैंने कि हिंदी में वर्ण के अंतर्गत, थोड़ा सा देखो वापिस, अपन वर्ण के अंतर्गत किसका अध्ययन कर रहे हैं? स्वर का। स्वर में मैंने कहा था स्वर 2 प्रकार के, एक प्रयत्न के आधार पर, सर बार बार क्या बता रहे हो, बिल्कुल याद हो जाएगा। दूसरा उच्चारण, दूसरा उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला प्रयत्न के आधार पर कहा था, दूसरा मैंने कहा था उच्चारण स्थान के आधार पर। तो थोड़ा सा देख लो, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, स्वर, ठीक है। अब अपन ने प्रयत्न के आधार पर मैंने आपको 4 प्रकार से बता दिए थे। अब उच्चारण स्थान के आधार पर अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो उच्चारण स्थान के आधार पर 5 प्रकार के, 4 वहां है और यहाँ पर 5 है। कभी सीधा सीधा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तो 4, और उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो 5 है। तो अब इनको थोड़ा सा 5 भेद को थोड़ा सा देख लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। सबसे पहले उच्चारण स्थान में आपको मालूम है कोई भी अक्षर है कंठ से शुरू होता है, तो कंठ्य, जिसको दूसरा भी वैज्ञानिक हिंदी सर्वे के आधार पर कंठ्य और कोमल तालव्य, ठीक है, स्वर भी कहा जाता है। तो पहला अपन लिखते हैं कंठ्य, जिसको दूसरा कोमल तालव्य स्वर, कोमल तालव्य स्वर, यानी ऐसे स्वर जो कंठ से और कंठ से ऊपर जो कोमल तालु है वहां से भी बोला जाता है, तो इसे कंठ्य और कोमल तालव्य स्वर भी कहा जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर। इसमें कौन कौन से है, तो ध्यान रखना 3 है। कहां से आवाज आ रही है, कंठ से। कहां से आ रही है, कंठ से, उच्चारण स्थान के आधार पर। कंठ्य या कोमल तालव्य, आ और ओ अंग्रेजी वाली, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आ और ओ, ये हो गए अपने 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दूसरा मैं बता रहा हूं जो कंठ्य या कोमल तालव्य स्वर है। ध्यान रखना, कई बार कंठ्य नहीं पूछ के कोमल तालव्य स्वर पूछ लिया जाए तो आपको यही लगाना है। अधिकतर विद्यार्थी इसको गलत करते हैं, तो आप इसे गलत न करें। अगला हो जाएगा तालव्य स्वर, तालव्य स्वर। दूसरा तालव्य स्वर, तालव्य स्वर के अंतर्गत वीडियो में अंत तक बने रहे। अंत में मैं एक डायग्राम द्वारा आपको स्वरों के दोनों भेदों को अच्छी तरह से समझाने वाला हूं, ताकि एक बार में आपको अच्छी तरह से याद आ जाए, ठीक है। बस शर्त है आप पूरा जरूर देखें। तो तालव्य स्वर में देखो, तालु से बोला ई, जिह्वा टच नहीं कर रही है तालु को, लेकिन
तालु की तरफ जा रही है, तो ई ई कौन सा हो जाएगा, ई ई, ये भी दो, ये हो जाएंगे तालवी। ठीक है, अब तालवी के बाद में तीसरा देखो, कंठी हो गया, तालवी हो गया, फिर तालवी के बाद में तालु कंठीय स्वर, तालु तालु कंठीय स्वर, तालु कंठीय स्वर, यानी इसमें तालु और कंठ, पहला तालु से बोला, जीविया तालु की तरफ गई, अब तालु की तरफ जीविया जाएगी लेकिन कंठ से आवाज आएगी ए आई, तो इसमें कौन से हो जाएंगे, ए आई। तो ए आई कैसे है, ध्यान रखना, तालु कंठी स्वर, यहां ये आपको याद रखने वाली बात है। ई कौन से है, तालव्य स्वर है, तालु कंठी स्वर कौन से, ए आई। अब उसके बाद में अगला अपन लेते हैं ओष्ठ्य, इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरी मोस्ट, अच्छी तरह से देख ले, यहां से अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में या तो प्रयत्न के आधार पर पूछे जाते हैं या उच्चारण स्थान के आधार पर यहां से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चौथा है ओष्ठ्य, ओष्ठ्य स्वर, ओष्ठ्य कहते हैं होठ को, होठ है ना, होठों की आकृति चेंज हो रही है, कभी गोल हो रहे कभी कैसे, तो वो ओष्ठ्य स्वर होते हैं। उ उ, ये क्या है, ओष्ठ्य है, उ उ, तो ये भी दो है, ये ओष्ठ्य है, ध्यान रखना, उ उ, होठों की आकृति उ उ, ये ओष्ठ्य हो जाएंगे। फिर ओष्ठ्य कंठीय स्वर, अगला पांचवा, पेन चेंज कर देते हैं, पांचवा ओष्ठ्य या ओष्ठ कंठीय स्वर, ऐसे लिखते हैं, ओष्ठ कंठीय स्वर, बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा आपको प्रतियोगिता परीक्षा में, ओष्ठ कंठीय स्वर। अब होठ और कंठ दोनों से, होठ की थोड़ा सा परिवर्तन आएगा और कंठ से आवाज आएगी, ध्यान से देखो, ओ औ, ओ औ, ओ और औ, तो इस प्रकार से ये भी कितने हो गए, दो। अब इनको काउंट करो, कितने हो गए, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7 8 9 10 और 11, ये 11 स्वरों का अपन ने पूरा उच्चारण स्थान के आधार पर है, इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ले ले आप। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक रेखा चित्र द्वारा अगर इन सबको एक डायग्राम में ले लिया जाए तो आपको भी आसानी रहेगी याद करने में। तो देखो थोड़ा सा, अब इसे अपन एक रूप दे देते हैं, वो क्या देते हैं, इसे अपन एक रूप के अंतर्गत पहचानते हैं, जीविया की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो थोड़ा सा देखो, जीवा, जीवा की स्थिति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन, स्वरों की, जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन। अब अपन इसको एक डायग्राम द्वारा समझते हैं, तो ध्यान से देखना, अपन एक डायग्राम के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां ले लेता हूं संवृत स्वर। ठीक है, संवृत के बाद में ले लेते हैं अर्ध संवृत स्वर, यहां लेते हैं अपन अर्ध संवृत। अच्छी तरह से देखना, एक ही डायग्राम में समझने वाले हैं। फिर लेंगे अपन अर्ध
विवृत, अर्ध विवृत स्वर, फिर ले लेते हैं विवृत, और इस एक ही डायग्राम को से समझेंगे और इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर जहां आप स्टडी करते हैं वहां चिपका दे, याद हो जाएगा। अब यहां पर अपन लिखते हैं अग्र स्वर, अग्र स्वर, ठीक है। यहां लिखते हैं मध्य स्वर, मध्य स्वर, यहां लिखते हैं अपन पश्च स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। अब अपन एक लाइन के द्वारा इसको समझते हैं। ये एक लाइन यहां की थी अपन ने, एक अर्ध संवृत की तरफ खींच ली, एक अर्ध विवृत की तरफ खींच ली, एक अपन ने विवृत की तरफ खींच ली, ठीक है। एक मध्य के लिए अपन यहां से ऐसे डायग्राम बना देते हैं, मध्य से ये, ठीक है। अब अपन लिखते हैं जिसमें संवृत आ जाएंगे, अग्र स्वर आ जाएंगे, अग्र स्वर यहां आएंगे, ध्यान रखना, मध्य स्वर इस डायग्राम द्वारा, और पश्च स्वर यहां आएंगे, और संवृत ये सीधी लाइन वाले होंगे, ध्यान रखना। संवृत कौन से हो जाएंगे? सीधी लाइनिंग वाले। तो पहला एक बार अपन अग्र स्वर लिख देते हैं। तो अग्र स्वर कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, अग्र में यहां दूसरे पेन से लिखे, ठीक रहेगा। तो इसमें ई और ई अग्र स्वर लिख रहे हैं, ये संवृत स्वर भी है। फिर ए, ये अर्ध संवृत स्वर है, और अर्ध विवृत में आ जाएगा आई, और यह विवृत नी, ये अग्र स्वर आ गए। जिह्वा की स्तुति आगे के भाग से कौन कौन से? ई, ए, आई। इधर से देखोगे तो ये हो जाएंगे संवृत स्वर, ये अर्ध संवृत स्वर, ये अर्ध विवृत स्वर, और ये विवृत स्वर। अब मध्य से कौन सा बोला जाता है? तो ध्यान रखना, एक मात्र है जो मध्य से बोला जाता है, जिसे अर्ध विवृत कहा जाता है, और वो है अ। क्या हो जाएगा? अ, ठीक है। अब यहां पर पश्च में उ, उ, पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन से हो जाएंगे? उ, ओ, यहां आ जाएंगे ओ और औ, ओ औ आ जाएंगे, और यहां पर आ जाएगा ओ, क्या आ जाएगा? ओ। अब एक बच गया आ, वो आ जाएगा विवृत के अंतर्गत। आ किस में आ जाएगा? विवृत के अंतर्गत। ये समझ में आ गया? विवृत में आ है जो पश्च स्वर भी है, अर्ध विवृत के अंतर्गत आई, अ और ओ, ये पश्च स्वर के अंतर्गत भी आते हैं। अर्ध संवृत के अंतर्गत ए, ओ, औ, ये पश्च स्वर के अंतर्गत भी आएंगे, और संवृत के अंतर्गत ई, ओ, उ। ऐसे याद करें, यहां सीधा हो जाएगा, ये वाले सीधे और ये वाले। समझ में आ रहा है? एक और वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी के अंतर्गत है, तो ध्यान रखना, ये जो है ये वृत्तामुखी है। क्या है? वृत्तामुखी। ये वृत्तामुखी है, उ, ओ, औ, आ। अब बाकी बच गया जो अवृत्तामुखी हो जाएगा, ठीक है। ये जीविया में की स्थिति के आधार पर इसे आप अपने स्टडी रूम में जरूर चिपका दें, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जिसे मैं आसान बनाने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको हिंदी में सर्वोत्तम देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद साथियों।